बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, ताजिक सदर इमाम अली रहमान साहब 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच गए और उनकी आमद पर पाकिस्तान के लिए खुशाइन ख़बर के ज़ाहिर है पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर इक़्तिसादी अमूर पर और काफ़ी सारे MOU साइन किए गए पाकिस्तान की तरफ से CPEC के माहिदे पर, और तमाम तरफ से जो है वो एक अच्छी ख़बरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर साहब ने ताजिक सदर को का इस्तकबाल किया, उन्हें रिसीव किया और इसके बाद PM हाउस आमद पर 21 तोपों की इस्लामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ताजिक सदर को। ताजिक सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, 2 रोज़ा दौरा होगा और इसके अंदर CPEC और पाकिस्तान के साथ मुआशी काफ़ी सारे MOU साइन किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मामलात के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज बात करें हिना रब्बानी खर साहिबा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी बातें की। वही दोबारा से केस जो जोहर टाउन वाला मामला था वो अभी रिसेंटली हल हुआ और इस पर उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लेना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्दी और जो कुछ भी होता है हमेशा से उसके रवाबित इंडिया से और इंडियन हसास इदारा जो इंडियन एजेंसी है रॉ उसके साथ हमेशा कनेक्शंस निकलते हैं। सो जोहर टाउन का अटैक, इससे पहले के तमाम अटैक्स जो भी किए गए पाकिस्तान के अंदर, इन सब के सबसे जुड़े हुए लोग, इनका ताल्लुक रॉ से था और इसके अंदर जो भी जितनी भी जांच पड़ताल की गई, जितने लोग भी मौजूद थे, ये सब रॉ के एजेंट्स ही निकले और यहाँ पर इस मुल्क में ऑपरेट करते रहे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की गई कि इन तमाम लोगों को पकड़ने के बाद जिन लोगों को हमने सज़ाएँ दी हैं वो लोग तो फ्रंट मैन हैं, यानी कि वो सिर्फ इस्तेमाल हुए लोग हैं, लेकिन जो मेन असल लोग हैं, असल जो किरदार हैं, वो इंडिया में बैठ के इस तमाम चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस की तरफ रुख किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का इरादा रखता है कि अब यूनाइटेड नेशंस से अपील की जाए कि भारत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इस पर भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा और कुछ चीज़ें हमें करनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से इस दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है और इंडिया हमेशा से यही कहता है, भारत का हमेशा से यही किरदार रहा है कि वो अपने आप को एक दहशतगर्दी के नाम पर अपने आप को एक विक्टिम करार देता है। हम उड़ी अटैक्स देखें, पठानकोट का हमला देखें, मुंबई अटैक्स देखें, जो भी इंडिया के अंदर हुआ उस तमाम का जिक्र और तमाम का मलबा भारत ने पाकिस्तान पर डालने की हमेशा कोशिश की और यही कहा कि पाकिस्तान ही है जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कराता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, जो कि अब सबूतों के साथ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के पास लेकर जाने का इरादा रखता है। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा वाक़यात के अंदर कुलभूषण यादव केस हो और जो भी केसेस हो, अभी रिसेंट जो जोहर टाउन वाला वाक़या था, इसके अंदर तमाम लोगों का ताल्लुक रॉ की एजेंसी से निकला और रॉ डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह से अमन कायम ना हो। लेकिन भारत की ये भौंडी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, इंसानों के साथ जुल्म, कश्मीर आज जो हालात कश्मीर के अंदर है नाज़रीन, दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये हालात हो और इंडिया जो है वहाँ पर इस कदर इंसानों के साथ बदसलूकी, उनके साथ ज़्यादती और जो मामलात वहाँ पर पेश आ रहे हैं वो सब दुनिया के सामने हैं। वहाँ पर हर वक्त हमेशा सुबह दोपहर शाम एक कर्फ्यू की सिचुएशन होती है जो कश्मीर के अंदर नाफिज होती है और कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है भारतीय फोर्सेज़ ने और भारत ने, और दुनिया को ये बताता है कि जिस तरह वो कश्मीर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है और बड़ा कुछ कर रहा है। यही कहानी है भारत की और इसी पर आज बात की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और उनके साथ AIG CTD जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तफसील के साथ बताया कि किस किस शख्स को हमने पकड़ा। ईद गुल को पकड़ा, ईद गुल ने एक और शख्स का बताया और वो शख्स भी इसी तरह से रॉ एजेंट निकला और 2012 से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था। बलोचिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे के अंदर हमेशा से भारत की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है। वहाँ पर एजेंसीज़ की हम बात करें, BLA की बात करें, BLF की बात करें, बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के जो है कोशिश की जाती है और उनके थ्रू कैप्चर किया जाता है यहाँ पर लोगों को और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी हरकत करवाई जाती हैं, जिसके सबूत अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने दे भी दिए। और अब उम्मीद की जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब ये सारी बातें वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ जाएंगी तो शायद भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान इस चीज़ की कोशिश कर रहा है और ये एक्शन लिया जाना भी चाहिए।
चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितनी ज़्यादती, यानी कि अभी रिसेंट हम अगर फिगर्स देखें तो पाकिस्तान के अंदर हज़ारों दहशतगर्द हमले हुए। हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो इससे महफूज रहा हो। हम लाहौर शहर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, हर शहर के अंदर दहशतगर्दी हुई। और दहशतगर्दी एक ऐसा स्वेयर पाकिस्तान के साथ ऊपर एक धब्बा है जिसकी वजह से हमारी हर चीज़ मुतासिर होती है। अभी रिसेंटली अगर हम सारी सिचुएशंस को देखें तो कोयटा के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, और उसके अलावा जो बॉर्डर पर रूटीन के अंदर अफगानिस्तान की साइड से हमारी अमन को हमेशा से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। ये बड़ी ही और इस सब के अंदर मुलव्विस इंडिया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली सबूत के साथ ये बात आज कर ली गई है। इमरान खान साहब की बात करें, मुल्क की सियासत की बात करें तो सियासी गर्मा गर्मी हमेशा जारी रहती है। और इमरान खान साहब, जाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी सियासत इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से पहले भी कहा और आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खान साहब ने काफ़ी सारी बातें की और ये कहा कि मैं 17 दिसंबर को असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दूँगा। इमरान खान साहब का ये कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर यहाँ पे सब चीज़ का आगाज़ होगा, और 17 तारीख उन्होंने दे दी है कि 17 तारीख को मैं आऊँगा और आकर ऐलान करूँगा कि अब हम कब असेंबलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि मुल्क इस टाइम मौशी बहरान के अंदर है। यहाँ पर इन लोगों ने अपने तमाम केसेस ख़त्म कर लिए। जो PDM हुकूमत है, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए इक़्तिदार में आने के बाद, और तमाम लोगों को इस्तिस्ना मिली। NRO 2 का जिक्र किया गया कि जो NRO 2 इन्होंने अपने आप को दिया है, उस NRO 2 के ख़िलाफ़ हुकूमत में आने के बाद साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब की बात करें, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उन्होंने ये बताया कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो जो NRO 2 इस हुकूमत ने लिया है अपने लिए, जिससे ये सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ एक एक्शन करेंगे और सब कुछ करेंगे। खान साहब ने इसके अलावा काफ़ी सारी बातें की। सलमान शहबाज जो कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की कि सलमान शहबाज साहब मज़लूम बन रहे हैं पाकिस्तान आकर, और ऐसे अपने आप को साबित कर रहे हैं जिस तरह उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। हालांकि असल हकीकत ऐसी नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया है और जो कुछ ये इन्होंने NRO 2 के थ्रू जो किया है, इस NRO 2 को देने वाले उस वक्त की जो ताकतें थी, जो जिनको इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये लोग साथ दे रहे हैं इन लोगों का, उनका जिक्र भी किया उन्होंने और कहा कि ये लोग, इन लोगों ने साथ दिया है और इनको NRO 2 दिलवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तमाम मौशी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। और साथ ही चेयरमैन PTI ने ये बात भी की कि कैसे इनके केसेस से जुड़े हुए लोग हार्ट अटैक से फौत हो जाते हैं। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सलमान शहबाज का केसेस देखें तो तमाम लोग जो गवाहान थे उनको भी हार्ट अटैक हुआ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको भी हार्ट अटैक हुआ, और एक और हमारे सहाफ़ी दोस्त थे वो भी इसी बारे में गुफ्तगू करते थे तो उनका मर्डर हो गया। और ये तमाम जो चीज़ें हुई, इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसे किस तरह हो सकता है कि लोग सब हार्ट अटैक से फौत हो जाएं, और एक एक करके तमाम लोग जो इनसे जुड़े हैं वो मुल्क से जो है वो किसी न किसी तरह से जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब ज़रदारी माफिया को भी माफ़ कर दिया जाएगा, और 88% बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत पर भरोसा नहीं करते। हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब। असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर थैंक यू वेरी मच। सर, इमरान खान साहब ने अब दोबारा से कह दिया है कि 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर देंगे लिबर्टी चौक आकर, और कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात जा रहे हैं, क्या सिचुएशन सर, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जिस हालात जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो समझ नहीं आता कि हम कैसे अपने मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मतलब आज सारा दिन जिस तरह की अफवाहें चलती रही, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने ढेर सारे लोगों को मुझे फोन आते रहे कि जी आप बताएं हम क्या करें, ये बैंकों के अंदर ये पैसों का सिलसिला, नो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब आप वो लोग जिनके अपने पैसे बैंक्स के अंदर पड़े हैं, दे आर सो अपसेट। द रीजन इज, आप कोई स्टेटमेंट आपने सुनी है कोई स्टेट बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, या आपकी जो फाइनेंस के साथ जो डील करती है मिनिस्ट्री, उससे? नो, नॉट एट ऑल। और मुल्क के अंदर आप फील करते हैं कि अफरा तफरी का आलम है। इट्स नॉट के मैं कोई किसी तरह की खुदा न खासा पैनिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, बट आप खुद सोचें कि ये किस तरफ हम मुल्क को लेके चल रहे हैं। ना आपकी आपने बाहर से जो आने वाली चीजें थी वैसे रोक दी, क्योंकि डॉलर है नहीं किसी के पास।
जो यहाँ से चीजें जानी वो भी बंद हो गई। नेचुरली कोई सामान बाहर से आएगा, कुछ रॉ मटेरियल आएगा, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फैक्ट्रियों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो फिर आप उसको तैयार करेंगे, वो कुछ भी नहीं है। जो बाहर के पाकिस्तानी हैं, मतलब आप इमेजिन करें, पिछले साल इसी महीने के अंदर आप ये कह सकते हैं कि रफली उन्होंने $3 अरब भेजे। सी व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। अब मसला ये है कि मुल्क चलेगा तो चलेगा किस तरीके से, और और उसी के साथ आप इमेजिन करें, इतना ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये जिस तरीके से हुकूमत को लेकर चल रहे हैं। बिलावल को देख लो, अभी तो अब सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी ये जब से ये हुकूमत आई है 8 महीने से इन्होंने जो काले पैर रखे हैं इस मुल्क के अंदर, और बिलावल 35 दौरे कर चुका है, $2.25 अरब अपने विजिट्स के ऊपर खर्च कर चुका है। ठीक है। एंड व्हाट इज ही डूइंग देयर इन अमेरिका कि 1 हफ्ते के लिए वो अमेरिका के विजिट पे फिर चला गया, 36वां दौरा इनका। और या तो हो ना कि भाई ठीक है, हम ये कहें कि नहीं इन्होंने बड़ा काम किया भाई, कोई इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके चले, कोई पाकिस्तान के अंदर पैसे आए, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की गुडविल के अंदर उन्होंने उसको इन्हांस किया, लोगों के लिए कुछ काम किया। मतलब ये तो वो सवाल है जो एक आम आदमी है उसके जहन में आ रहा है कि ये पीडीएम के लोग किस लिए इकट्ठे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज देयर एजेंडा। अगर देखा जाए आम आदमी से पूछे एजेंडा क्या है, उन्होंने कहा जी कि जिस चीज पे जो मुकदमे थे हम उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने जिस तरह की कानून साजी की वो वही की जो पीडीएम के लोगों को और नून को सूट करती थी। बिल्कुल। ये कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बल्कि इस्तफसार किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम ये की गई हैं अमेंडमेंट्स नैब के थ्रू जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन्होंने कहा इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को हुआ है जिन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं डायरेक्टली। तो ये अमीन रोज़े रोशन की तरह आया है ये सारी जो बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। नो दिस वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ कि हम इलेक्शनरिंग प्रोसेस को, ठीक है, एक बिल्कुल मुंतखब और नुमाइंदा हुकूमत को लाने में हम जितना डिले करेंगे, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त मैं समझता हूँ कि आता जाएगा। ठीक है। और हमें ये किसी सूरत के अंदर भी हम इसको डिले नहीं कर सकते, मैं आपसे ये बताऊं। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, आज ज़ाहिर है हिना रबानी खर साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल भी राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनके साथ AIG CTD मौजूद थे और तमाम सबूत उन्होंने दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के खिलाफ के इंडिया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कराता है, और बाकायदा जिक्र किया गया जोहर टाउन वाले वाक़े हाफिज़ सईद साहब की रिहाइशगाह पर जो हमला हुआ था उसका, कि उसके अंदर भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रॉ की थी, और वो जो लोग पकड़े गए जिनको हमने पकड़ा वो सब रॉ एजेंट्स निकले। तो सर अब इतना कुछ तो जाहिर है अब हमें हर बातें साबित भी हो जाती हैं, और आप कह रही है हुकूमत कि हम यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे और जाकर इसकी उनसे अपील करेंगे कि भारत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सर आपको लगता है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर को भारत के खिलाफ कुछ किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो, इससे पहले की तो डोजियर जाते रहे ना यूनाइटेड नेशन के अंदर जी, और पाकिस्तानी बना के भेजता रहा, और मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत ने भी भेजे जी। इससे पहले एक आध डोजियर जो है वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उन्होंने भी बना के भेजा। ठीक है। तो इमरान पे तो किसी तरह का आपने कोई एक्शन होते इंडिया के खिलाफ कोई नहीं आपने देखा किसी सूरत के अंदर भी, बल्कि यूनाइटेड नेशन को तो आप फील करते हैं कि मतलब उसको किसी तरह का कोई इंडिया के खिलाफ कोई काम करते हुए नहीं देखा आपने। और एक मैं आपसे ये जरूर अर्ज करूं जी कि मैं ये फील करता हूं कि इंडिया ने जिस तरह की दहशतगर्दी का एक तूफान उठाए रखा, और अभी तक ही इंडिया इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर। इन्हें अगर हमारी 80,000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं जी, तो इन सारे केसेस के अंदर 95% तो बेसिकली इट इज इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल। यस, इंडिया ने सब कुछ किया। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पिछले 20 सालों के अंदर, स्पेशली पिछले साल अगस्त से तो तालिबान की हुकूमत आ गई, और उससे पहले जो 20 साल का टेन्योर था उसके अंदर जो पीरियड गुजरा, और जिस तरीके से आप समझते हैं जी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को वहाँ की सेफ हेवन्स के तौर के ऊपर, मतलब वो तमाम बैन आउटफिट्स जो कि यूनाइटेड नेशन उनके ऊपर पाबंदी लगा चुका है जी, और उसको जिस तरीके से इंडिया ने सहारा दिया, सपोर्ट दिया, फाइनेंस किया, वेपन्स दिए, और उनकी रिक्रूटमेंट की, और उनको फिर जिस तरीके से लाज किया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो हम सबकी आंखों के सामने है, कोई चीज हमसे टुकी छुपी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये फील करता हूँ कि
ये जिस तरह की कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये तस्करा किया जी, certainly ये सारी चीजें हुई हैं और बिल्कुल मैं ये फील करता हूँ कि इसके अंदर हमें इंडिया का किसी सूरत के अंदर भी हमें पीछा उसका हर हाल में हर वक्त करना चाहिए। ठीक है। और जो फोरम हमें बेस्ट पॉसिबल फोरम मिलता है जहाँ पे हम जाते हैं वहां पर ये इंडिया की और देखे ना पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार स्टेट के तौर पे सामने आता है हर लेवल के ऊपर। ठीक है। ये जिस तरह का एक्शन हुआ जो कि इन्हें अब ये देखें इनकी जो इंडिया के रॉ के जो लोग थे ये इस ऑपरेशन को करने के लिए नेपाल, इसके बाद यूएई और फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनके मोल्स थे देवर दिवन हुआ यूटिलाइज्ड और उन्होंने तकरीबन को $9.25 लाख इस सारे ऑपरेशंस के ऊपर आप कह सकते हैं या ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जो थी और जिसके अंदर हमारे 3 कीमती जाने जो है वो शहीद हुई, 20 के करीब लोग जख्मी हुए। तो ये तो वो सारी चीजें जो सारी दुनिया के सामने हैं। तो मैं ये बिल्कुल महसूस करता हूँ कि हाँ किसी सूरत के अंदर भी हमें इनको लेट ऑफ नहीं करना चाहिए, किसी सूरत के अंदर भी लेट ऑफ नहीं करना चाहिए। पर मैं बराबर इज पॉसिबल हमें बिल्कुल इंडिया का उसको फॉलो करना चाहिए। इंडिया की जो हुकूमत है जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के अंदर आप फील करते हैं कि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरीके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं, जिस तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिस तरीके से उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सर लेकिन सबूत मिलने की बात उन्होंने की, अब हम सबूत दे रहे हैं, इससे पहले भी काफ़ी बार सबूत दिए गए यूनाइटेड नेशंस के अंदर और कोई खातिर ख्वाह इंडिया के खिलाफ एक्शन होता हमें नज़र नहीं आया और मतलब ये कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहीं। अभी रिसेंटली हम देख लें अगर फायरिंग हुई है अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे 6 सिविलियंस शहीद हो गए, काफ़ी सारे लोग जख्मी भी हो गए उसके अंदर। इस मामले को भी यही कहा जा रहा है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है ये सब करवाने में, क्योंकि जाहिर है इंडिया का अपना असर व रसूख है और वो कायम मजीद करना चाह रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान से अपने रिलेशंस बेहतर करके पाकिस्तान टारगेट है एक्चुअली इंडिया का। तो सर बलूचिस्तान में भी जाहिर है बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो एंटी पाकिस्तान काम करती हैं और इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रॉ की। दे इन्वेस्ट ऑन देम, दे गिव देम वेपन्स, दे गिव देम एवरीथिंग और इसके सबूत तो हम दे चुके हैं। बट कोई इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ किया तो है नहीं है। क्या इन फ्यूचर आपको लगता है सर कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करेगा इंडिया के खिलाफ? मैं समझता हूँ कि अगर आप यूनाइटेड नेशन को देखें जब से मार्जे वजूद में आया जी, तो उन पावरफुल कंट्रीज को बैक करने के या उनका उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं किया जी। उसका किसी तरह आप देखें जहाँ कभी ऐसी चीज हो कि जिसके अंदर मुसलमान इन्वॉल्व हो, आप एक देखिए ना कि फलस्तीन का कजिया उठा के देख लें, कश्मीर का कजिया जी, कश्मीर का मामला आज तक यानी यूनाइटेड नेशंस में कभी उन्होंने उस पर जिक्र ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं हुई। यानी इफ दे वांट दे कैन रिजॉल्व दैट मैटर, लेकिन वो करना शायद चाहते ही नहीं है या इंडिया के असर और रसूख के अंडर हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? और दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। इसके अलावा आपको कोई सूरत नजर ही नहीं आती अच्छा जो व्हाट इज गोइंग टू हैपन या क्या करना चाहिए। मैं ये फील करता हूँ कि इंडिया को ना मेरा ख्याल है अब वो स्टेज आ गई है कि जहां आप देखें ना आपके मुल्क के अंदर 20-21 सालों से इंडिया जिस तरीके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है, बैंड आउटफिट्स जो है, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हैं, ओके प्रॉक्सीज जो हैं, उनको एक लिहाज से वो नर्चर कर रहा है, उनको ये स्पॉन्सर कर रहा है, उनको हर तरीके से फंड कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है जी। तो कर तो कोई कुछ नहीं सका, लेकिन आप ये देख लें इंडिया ने कहा जी नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो दहशतगर्दी है वो तो पाकिस्तान कर रहा है। यानी आप सोचें हमारे मुल्क के अंदर शहरी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं और इंडिया से कि नहीं जी ये पाकिस्तान एक लिहाज से कर रहा है। तो मैं ये फील करता हूँ कि इंडिया वो जुबान नहीं समझता कि जिसको अमन की बात करते हैं या आप ये कहें कि नहीं उसको कोई ह्यूमैनिटी का कुछ किसी तरह का ख्याल है। बिकॉज अभी देखे ना जो उन्होंने कश्मीर के अंदर भी आर्टिकल 35A और 370 को रिवोक किया और जो कि कश्मीर को उन्होंने जिस तरीके से एक ऐसे जेल के अंदर मुकैयद कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है उसके अंदर वो 80 लाख कश्मीरी जो है वो तो जिंदगी इंतहाई मुश्किल के अंदर गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये फील करता हूँ कि मेरा ख्याल है जिस तरह की लैंग्वेज इंडिया समझता है टिल सच टाइम हमारी तरफ से वो जवाब नहीं जाता, प्रॉब्लली ये सिलसिला ही होता रहेगा। दैट्स व्हाट आई फील।
सर इंडिया तो ज़ाहिर बात है, हम पठानकोट हमला देखें, उड़ी अटैक्स देखें, मुंबई अटैक्स देखें, तो इंडिया हमेशा से कहता है कि जी पाकिस्तान ने मेरे साथ ही कर दिया, और बज़ाहिर ऐसे ही महसूस होता है कि इंडिया खुद ही कार्रवाइयाँ करता है अपने ही मुल्क के अंदर और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देता है, और हमेशा से यही कोशिश होती है कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को छुपाया जाए। जो जुल्म वो करता है कश्मीर के ऊपर और बाकी साइड पर, उन सबको काउंटर करने के लिए सब कुछ किया जाता है। और एक बड़ी इकॉनमी है, एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है विद अ बिग इकॉनमी एंड अ बिग रोल इन ऑल ओवर G8 कंट्रीज़ में भी देखें, आगे पीछे भी देखें सर, तो फिर यूनाइटेड नेशंस, तो अगर हुकूमत यूनाइटेड नेशंस के पास ही दोबारा जाएगी तो फिर हल तो कोई भी नहीं होगा सर, बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री सर। इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंडिया के खिलाफ कुछ कर सकें सर, या यूनाइटेड नेशंस के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है? बिलाल साहब सच्ची बात पूछे ना, इस दुनिया के अंदर जिस तरह की मैं समझता हूँ कि आपने नाइंसाफी होती, देखिए अगर आपको याद हो जी कि आपका अटलांटिक जहाज था 98 का, अगर आपके जहन में हो, जी जी, वो इट वाज फ्लाइंग विद इन द एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। यस इट इज। और उसको इंडिया ने मार कराया था। जब आप चले गए इस सारे कजिए को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, तो इंडिया ने कहा कि नहीं, मैं तो इसको जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एंड व्हाट हैपेंड? नथिंग। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुलभूषण यादव को आपने तमाम तर सबूतों के साथ पकड़ा। नाउ ही इज द पर्सन, इंडियन नेवल ऑफिसर, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बेस बना के और कई साल तक उसने सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया। रिटायर्ड भी नहीं सर, ऑन ड्यूटी ऑफिसर, ऑन ड्यूटी ऑफिसर जी। ठीक है। तो अच्छा, अब इस सारी सिनेरियो के अंदर आप ये देखें ना कि नो, हियर वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्फ कि आप की जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, तो वो लेटर इशू कर दिया, आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को आपने एक्सेप्ट कर दिया, और फिर उसके साथ जब वो मुकदमा वहां पे एक लिहाज से चला तो बहुत सारी चीजें एक लिहाज से सामने आई। ठीक है। देन आईसीजे के कहने के ऊपर ही फिर आपको बहुत सारे रेमेडीज एक लिहाज से प्रोवाइड करनी पड़ती, यानी एक शख्स जो कि इंडिया के बेस के ऊपर रॉ का जो ऑफिसर है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, यहाँ पर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करता है, मुख्तलिफ ग्रुपों के पीछे होता है, और जो इंडिया का एक माइंड सेट है उसको फैसिलिटेट करता है, उनके नैरेटिव को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करके, एंड देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑन हिम दैट वे। और उसके अंदर उल्टा आईसीजे की वजह से आपके ऊपर एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है वो मजबूरियां आ गई, या फिर आप उनको एक लिहाज से फुलफिल करना पड़ा। सो व्हाट आई से कि आपने मेरे से जो बुनियादी सवाल था कि जी क्या हम वाकई ऐसा मुमकिन है कि जी कोई और कौन सा फोरम है, फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे बड़ा फोरम अगर इस वक्त दुनिया में देखा जाए, इट इज बेसिकली द यूनाइटेड नेशन, जिसका जनरल असेंबली है या सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई अमल नहीं होता। कश्मीर के ऊपर नहीं है, फलस्तीन के ऊपर किसी तरह का कोई एक लिहाज से अमल नहीं हो रहा। अच्छा, उसी के साथ आप देख लें, आप ओआईसी के अंदर चले जाएं, मेरा ख्याल है ओआईसी का नाम आते ही आप कहेंगे कि नहीं किसी और की बात करें। आप यूरोपियन यूनियन की तरफ आप चले जाएं, आप उससे कि देखिए इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इट इज बेसिकली माइट इज द राइट की बात आती है। ठीक है। एंड आई वुड से कि टिट फॉर टैट के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हमें इसी तरीके से एक्चुअली ये होता रहेगा। आप ये देखें ना, अब पिछले चंद हफ्तों के अंदर जिस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मजीद आपने तेजी देखी, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, इसके बाद आप केपी के अंदर चले जाएं, डोंट यू थिंक बेसिकली यू फाइंड इंडिया एवरीवेयर, जो कि इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर ये हो रही हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि टिल सच टाइम हम उसको उसी तरीके से जवाब नहीं देंगे, सब कुछ एक लिहाज से होता रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दी थी कि भाई जिस तरह की इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विद इन इंडिया उन्होंने प्लान करके सारे किया, बिल्कुल, और उसकी बेहद के अंदर उन्होंने टाइम गुजरा कुछ नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं सारे के सारा पाकिस्तान ने किया, विद इन आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की तरफ देख लें कि ये जो कुछ उन्होंने जोहो टाउन के अंदर किया, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान ने तमाम सबूत शवाहद के साथ इकट्ठे करके एक जिम्मेदार रियासत जो होती है, इसके बाद दिस इट इज बेसिकली द इंडिया, उनका जो MI6 है, उनका जो कंप्लीट नेटवर्क है, दैट इज इन्वॉल्व ये इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बेसिकली रॉ जो है वो सारी चीज के पीछे है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है, फाइन, हमने तो बहुत बर्दाश्त भी किया, बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा बेतहाशा नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो 20 साल का जो पीरियड है जिसके अंदर पाकिस्तान का इतना बेतहाशा जानी और माली
नुकसान हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको रिकवर कर सकें। वो 20 साल इज वेरी डिफिकल्ट, मैं आपसे ये बताऊं। बट बिलाल साहब, आप उस सिंपली से कि हमें शायद अपने आप को भी देखना होगा। वी नीड टू बी मोर अलर्ट, वी नीड टू फाइंड द पीपल जो कि हमारे अंदर मौजूद है, हमारे जैसा हुलिया, हमारे जैसा लिबास है, और हमारे अंदर रहते हुए वो दुश्मन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। हमें उन पर भी एक लिहाज से नजर रखनी है। और मैं समझता हूँ कि अब हमें थोड़ा सा आगे भी सोचना है कि भाई आपने हमारा बड़ा खून बहाया। याद होगा आपको जी कि जब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे थे, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही थी जी, तो इंडिया के अंदर IPL के मेले सजा करते थे जी बिल्कुल। और इंडिया के अंदर उनका सनती बूम जो सारा के सारा आपने देखा। नुकसान किसका था? We were suffering, we were the one who were in big trouble that way. And किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। तो मैं ये फील करता हूँ कि हमें अब इस चीजों के लिए भी तैयार होना चाहिए कि बहुत आपने सारे के सारा देख लिया। भाई आपके अंदर इंडिया ने इतनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, कुछ भी नहीं उसका कर सका। But they are still doing that। और हम कभी डोजियर बना रहे हैं, कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इससे हट के भी मेरा ख्याल है हमें सोचने की जरूरत है। और जो कुछ इंडिया हमारे साथ करता रहा है, आई थिंक हमें उनको उसी अल्फाज के अंदर या उसी एक्शन के अंदर हम उसको जवाब देना पड़ेगा। दैट इज दी ओनली सोल्यूशन। मेरा ख्याल है कि उनको समझ आएगी कि नहीं, हाँ, जब उनके यहाँ से भी अर्थियां उठेंगी, जब उनके यहाँ भी इस तरीके से सारा सिलसिला होगा, दे वुड कम टू नो कि नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और आप एक और भी देखें, एक बड़ी तारीख है इंडिया की, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर जो कुछ उन्होंने श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, और जो क्या कुछ नहीं किया इंडिया ने वहां पे, मतलब सिविल वॉर की कैफियत क्रिएट कर दी श्रीलंका के अंदर। बांग्लादेश तो भी इज अनएबल टू डू एनीथिंग एक्चुअली अगेंस्ट इंडिया। इट्स ओनली पाकिस्तान बेसिकली विच इट कम्स, जो कि पाकिस्तान एक खड़ा है जितनी, और इंडिया को प्रॉब्लम है कि जो उसके हेजमोनिक डिजाइन हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सुपर पावर एक रीजन के तौर पे जैसे सामने आने की बात करते हैं, कि उसके अंदर रुकावट सिर्फ आप उनको पाकिस्तान नजर आता है। तो पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया इज प्रिपेयर टू गो टू एनी एक्सटेंट। जब ये हमें सारा पता है तो मेरा ख्याल है हमें भी फिर उसी तरीके से जवाब देने की तैयारी करना बिलाल साहब बड़ा जरूरी। सर, लेकिन उसमें अब ये देखें कि इंडिया जो है, इंडिया को इंटरनली अगर हम देखें तो वहाँ पे खुद से जो सिखों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, खालिस्तान तहरीक है वो डे बाय डे ज़्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर RSS और तमाम लोग जो भी कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी एक सिविल वॉर की कैफियत तो मौजूद है। और इस सब के बावजूद जाहिर है माइट इज़ राइट वाली बात आपकी, कि जिस तरह गाँव के अंदर बड़ा चौधरी होता है तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, यही सिचुएशन हमें यूनाइटेड नेशंस में भी नज़र आती है, दैट इंडिया इज़ अ माइट। और OIC की बात करें तो OIC के अंदर भी इंडिया का रोल OIC के अंदर होना, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज सर, कि OIC तो इस्लामिक मुल्कों के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इंडिया की मौजूदगी होना और ये सब कुछ होना। तो सर इसके बाद इसका मतलब है द ओनली एंड सोल्यूशन इज़ लाइक यू टोल्ड, कि हमें ऐसा ही रिस्पॉन्ड करना होगा, हमें यही करना होगा जब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। तो आपने ना बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, क्रॉस रेफरेंस, जो कि आपने OIC की बात की है। आप ये देखें ना, अगर मिडिल ईस्ट की हम थोड़ी सी एग्जाम्पल कोट करें जी, और वहां पर UAE के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वहां पर जिस तरीके से इंडियंस मौजूद हैं, ठीक है, और तकरीबन वो रफली कोई $40 बिलियन जो है वो फॉरेन रिजर्व मिडिल ईस्ट से इंडिया में जाता है, ठीक है। अब इंडिया का जो डिफेंस का बजट है इट इज 80 बिलियन प्लस, रफली कहते हैं 87 बिलियन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो 50% पैसा है वो पाकिस्तान, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो OIC के मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर दीवान, उसका 50% उनके इंडियन डिफेंस बजट का वो इंडिया को भेजते हैं कि जी हाँ आप मजीद इस तरह की कार्रवाइयां तेज करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ा सी, एक तो हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत का जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ हो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिलाल मैं आपसे कहूँ, ये जो लूक वार्म रिस्पॉन्स इस हुकूमत का ये देखते हैं, PDM का ओवरऑल जो परसेप्शन आप पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ परसेप्शन कि आप ये कहेंगे कि नहीं उसको दुनिया किसी तरीके से सीरियस लेती है। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं, जब इलेक्शन से होते हैं, इसके बाद जो हुकूमत आती है, तो उसको मैं समझता हूँ कि एक इंडिया के ऊपर ऑल टुगेदर एक नए सिरे से एक पॉलिसी के ऊपर हमें सोचने की, उसके ऊपर काम करने की, उसको स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, और फिर उसको उसी तरीके से ही हमें जवाब देने की जरूरत है। आप बिलीव करें कि इंडिया को जिस तरीके से इस वक्त आप देखते हैं
बाइस टुवर्ड्स पाकिस्तान, जिस तरह उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं अक्रॉस दी LOC वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर, और फिर वो जो एक्सरसाइजेस डिफरेंट तरह की पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, और जिस तरह आप उनके वजीर दिफा के, उनके बाकी लोगों के, उनके आर्मी चीफ के, इंडियन एयर चीफ के जिस तरह के बयानात आते हैं, यानी उनको चाइना से मार पड़ रही है और अपनी फोर्सेस चाइना की तरफ कम, पाकिस्तान की तरफ उन्होंने बिराज ज्यादा लगा के रखी हुई है। बिल्कुल ऐसी। दिस इंडिकेट देयर माइंडसेट, दिस इंडिकेट देयर इंटेंशन कि व्हाट इज इंडिया अप टू, ये करना क्या चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बिल्कुल किसी सूरत के अंदर भी इंडिया को, ना हमें लाइट लेने की जरूरत है, ना हमें ओवर डिसेंट होने की जरूरत है। उसको उसी लैंग्वेज के अंदर हमें बात करनी होगी, उसको उसी लैंग्वेज और टोन के अंदर हमें जवाब देना होगा, जो कि इंडिया पिछली कई दहाइयों से एक्चुअली पाकिस्तान के साथ करता चला है। सर लेकिन अब अगर हम इंडिया में देखें कि वो इंडिया अपनी IT इंडस्ट्री को देखें, एजुकेशन इंडस्ट्री को देखें, इंडिया इस कदर बूम कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, जबकि हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों पर तरक्की, इन चीज़ों पर फोकस बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ तो सियासत के इशू से बाहर नहीं निकल रहे, हमारी मईशत स्टेबल नहीं हो रही, हमारे सियासी हालात ही स्टेबल नहीं हो रहे, तो हम किस तरह से मतलब उस माइट का मुकाबला करें। माइट का मुकाबला करने के लिए भी यू हैव टू बी अ लिटिल माइट सर। तो यहाँ पे हमारी तो ना एजुकेशन की तरफ हमारा फोकस है, वहाँ पे उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो $multi-billion की कंपनीज हैं, उनके आप लोगों को देखें जो एजुकेटेड लोग हैं, वो दे हैव बीन द CEOs इन मोस्ट ऑफ द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज अराउंड इन मिडल ईस्ट, इन USA, इन कनाडा, जहाँ पे भी आप जाएं आपको इंडियंस का मेन रोल, मेन किरदार नजर आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, उन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया, अपने लोगों को इम्प्रूव किया। तो सर हमारा तो फोकस यहाँ पे नहीं है। अगर हम अपनी इकोनॉमी, आज इंडिया की इकोनॉमी और हम अपनी इकोनॉमी का मुवाजना करें तो सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फिर हमें अपने आप को मजबूत पहले करना होगा, फिर इंडिया का मुकाबला करेंगे ना सर? इतनी छोटी इकोनॉमी और इतनी कमजोरी के साथ हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे? और बिलाल, नो लेट मी से समथिंग, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक्चुअली रेज किया, और ये सवाल वो है जो कि शायद सारी जिंदगी जैसे मुझे हार्ट करता रहता है जी। लेकिन मैं ना इसको एक और पॉजिटिव एंगल में इसको मैं लेता हूँ। आई एम नॉट अमंग दोज पीपल वो जो कहते हैं जी कि नहीं ये जो पानी का गिलास है ये तो आधा खाली है, ऐसे कि नहीं ये आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, मैं आज आपसे ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर इंडिया को ये पता हो, उसने ये कैलकुलेट कर लिया हो कि जी मैं आई एम गोइंग टू ओवररन पाकिस्तान लाइक दे डिड इन 1971, व्हाई बिकॉज उनके साथ तो अब 2 दिनों के बाद तो 16 दिसंबर आ रही है। ठीक है, और इंडिया ने जिस तरीके से वहां 4.25 लाख फौज थी, 2 लाख मुक्ति बहानी के लोग थे, वहां की पब्लिक आपके खिलाफ थी, और आपके पास टोटली वहां पर 34-35 हजार की फौज। ठीक है, तो अगर वो सिचुएशन खुदा न करे, अगर फर्ज करें यहाँ पर होती, आपकी आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके अंदर कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट की कोई प्रॉब्लम होती, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का कोई इश्यू होता है, या फिर आपके पास वो जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, टैक्टिकल वेपन्स हैं, अगर वो आपके पास ना होते, तो मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंडिया शायद कब कई सारे के सारे एक्शन कर चुका होता। ठीक है, आई अंडरस्टैंड हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं विद इन आवर ओन कंट्री, तो कोई शक नहीं है, हमें इकोनॉमी का प्रॉब्लम है विद इन द कंट्री, मेरा ख्याल है बड़ी डिस्टेबलाइजेशन है पोलिटिकली। मैं आपसे ये बताऊं, अनफॉर्चुनेटली बड़े छोटे कैलिबर के लोग जो हैं वो इस मुल्क को इस वक्त रूल कर रहे हैं। दैट टू इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड इट इज नॉट ओनली दिस, बट मैं समझता हूँ कि पिछली 3-4 दहाइयों से ये इसी तरह आप पाकिस्तान को रूल होते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही है, और साथ ही आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हमारी जिस तरह की ओवर ग्रोथ पॉपुलेशन की बिलाल हो गई है, हमारे लाखों तो जो है ना ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं। सर आई एम सॉरी, मैं आपकी बात ऐड कर रहा हूँ कि 4,76,000 स्किल्ड आपकी यूथ अभी रिसेंटली जो है विद इन द लास्ट ईयर 4,76,000 स्किल्ड यूथ आपकी हैज मूव टू द फॉरेन कंट्रीज, बाहर के मुल्कों में चली गई। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये भी थोड़ा सा इसको मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जी। बट इसके बावजूद भी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपसे एक दुश्मन जो है वो 4 गुना बड़ा है और आपने उसको कंटेन किया हुआ है, यानी 4, 5, 6, 7 गुना भी कह लें, एयरफोर्स अगर नेवी की बात आप करते हैं, आपने ना सिर्फ उसको कंटेन किया हुआ है, दे आर वेरी स्केर्ड के कोई किसी तरह का एक्शन कर सके। तो एक ये तो बड़ी बेहतरी की मैं समझता हूँ कि ये बात है। उन्होंने 20 साल तक आपके ऊपर वार ऑन टेरर को आप नथी किए रखा, लेकिन आप ये देखें
कि उसको भी आपने फाइनली यू आर एबल टू डिफीट बैक। ये इक्का दुक्का वाकयात तो हो रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर चीजें और भी बेहतर होंगी। नो व्हाट वी नीड इज, अच्छा आपने जो कहा ना कि बहुत लाखों की तादाद के अंदर जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली इस साल के अंदर बाहर चले गए, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, exactly. यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हमारी आबादी जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, इसके ऊपर प्रोग्राम करे, आप रिक्वेस्ट, इसके ऊपर लोगों को बुलाएं। ये 22-23 करोड़ की आबादी है, हम यहाँ इस लेवल पे चले गए हैं, तो आप ये बताइए मुझे कि हम कहां पर आगे चीजों को जाके कवर कर सकते हैं। मुल्क तो उतना ही है ना, मतलब वही तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अगर हम वेस्ट पाकिस्तान के और पाकिस्तान की बात करते हैं। exactly. 1947 के अंदर हमारी आबादी हार्डली को 2.5 करोड़ थी, आज हम देख ले 75 सालों में 23 करोड़ पे जाके बैठ गए, एंड देयर सीम्स टू बी नो एंड। हमारे जो मशरूम ग्रोथ है बच्चों की वो इस कदर ज्यादा हो गई है, तो मैं ये फील करता हूँ हमें सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आपके मुल्क की जो आबादी है उसको आपने कंटेन करना है। दूसरी मैं आपसे एग्जांपल ये देना चाहूंगा, I would say कि all those Pakistanis who are going abroad, I say कि इसको हम एक और सेंस में देखिए, ठीक है, हमें ब्रेन ड्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अगर कोई जगह खाली होती है वो फिल भी हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो दुनिया के अंदर वो मौके उनको मिलते हैं, वो चांसेस को अवेल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको करना चाहिए और हम उनको सपोर्ट करते हैं। और उसी के साथ आप ये देखें, यही वो असल ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कल को ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं, ब्रिंग द रेवेन्यू इन द कंट्री। और देखे ना वही पाकिस्तानी है जो आपको देखे ना पिछले साल तक तकरीबन को $30 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से जो बाहर के पाकिस्तानी वो भेज रहे थे। जी ऐसे ही है। सो व्हाट आई से कि ये एक मैं उस एंगल से देखूंगा। मैं एक एग्जांपल आपसे आज कोट करूंगा, ठीक है। मेरा ना अफ्रीका के एक मुल्क में मेरा जाना हुआ तकरीबन आज से कुछ 25-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आई वाज देयर फॉर 1 ईयर। ओके, कैन यू बिलीव, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वहां पर मैं किसी एशियन को देखूंगा। पता चला कि उस मुल्क लाइबेरिया की आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, वहां पर इट वाज अ वार टोन कंट्री, और वहां पर मैंने हर तिजारत इंडियंस को करते हुए देखी। ठीक है, अगर देखे ना वो पैसे कमा रहे हैं, पैसे तो वापस वो इंडिया भेज रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि वो इंडियंस जो कि लाखों की तादाद के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, वो 40 to 50 बिलियन इंडिया के अंदर वापस भेज रहे हैं। तो फाइन इफ आर पाकिस्तानीज दे आर गोइंग अब्रॉड, दे आर सेटिंग अब्रॉड, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान कि जी हमारे यहाँ ये यंगस्टर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर बड़ा फोकस करना है, हमें मुल्क की तरक्की के ऊपर। IT का आपने बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपने ये पॉइंट दिया जी, IT के ऊपर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। अब एक स्टेज आई थी जहां पर आपने IT के ऊपर बड़ा सीरियसली काम किया, स्पेशली आप टॉकिंग ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, और फिर जिस तरीके से आप मोबाइल फोन आपके यहाँ बनने शुरू हो गए थे, तो चीजें काफी बेहतर लगना शुरू हुई थी। लेट्स होप सो कि इट कंटिन्यूज विद दैट। बेसिकली हम जब तक TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, जब तक अपने मुल्क के अंदर हमारी चीजें नहीं बनेगी। देखिए ना, अभी एयरफोर्स है माशाल्लाह बड़ा आगे चले गए हैं, आर्मी की अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, बिल्कुल, दैट इज डूइंग वंडरफुल, एंड दे हैव जेम्स, उनके पास बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बड़े दे हैव द बेस्ट इंजीनियर्स। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो पाकिस्तानी ही बच्चे हैं उनके पास, हु आर द जेम ऑफ द माइंड सर। यस, तो व्हाट आई से कि इसके बावजूद भी हम अपनी यंग जनरेशन को कोई नेगेटिविटी वाला मैसेज नहीं देंगे। हमें बहुत सारी उम्मीद है, एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इस वक्त से भी बिलाल हम गुजर जाएंगे, और आने वाला वक्त हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए और हमारी स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, लेट मी टेल यू, I have lot many hopes basically with the young generation, but they are very vibrant, they are very intelligent. उनका IQ level हमारे youngsters का is too good, much better than Europeans and Indians I would say. और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जब हमारे यंगस्टर्स अपने अपनी जगह पे होंगे, that is a good sign for Pakistan and for a prosperous and a progressive Pakistan. और मैं तो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर ये जो मुश्किलें हम देख रहे हैं, देखे ना, हम एक पीक पर पहुंच के चुके हैं इस वक्त खराबी की। इस वक्त जो मुल्क के अंदर इक्तिसादी सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, जिस तरह का हेट और वैनम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे मुल्क के अंदर डाल दिया है,
तो यहाँ से फिर आगे बेहतरी की सूरत में मैं समझता हूँ कि चीजें होंगी, क्योंकि ये उनकी भी रियलाइज करने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क को, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, व्हाट इज इंडिया डूइंग, व्हाट इज द वर्ल्ड डूइंग, और हम पाकिस्तान हाउ दे बिकेम द माइट। हम लोग एक ही दिन में सर दोनों अलहदा हुए थे, वो माइट बन गए। हमसे टूटा हुआ एक सूबा जो हमारा था बांग्लादेश, दैट हैज बीन आई मीन लाइक हमसे प्रोग्रेस कर गया। एंड सर यू लास्ट पॉइंट कर्नल साहब ऑन इट। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि मेरा ख्याल है हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमने बहुत कुछ, ये सारा हमने बड़ी तकलीफें एक लिहाज से उठा ली हैं, और आई एम स्टिल सर्टेन एंड पॉजिटिव कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हमें बेहतरी नजर आएगी। आप यकीन माने, आप मतलब हमें इंडिविजुअली हमने बड़ा आगे गए हैं। आप इंडिविजुअली जो लोगों को देखें, उन्होंने जो मेहनत की है, आप अपने लोगों का फ्रैंकली स्पीकिंग गुर्बत भी बहुत नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि पाकिस्तानियों के चेहरे इतने भी नहीं अभी उदास हुए, इतनी भी उनके चेहरे से हंसी गायब नहीं हुई। नहीं, बड़ी बाहिम्मत कौम है सर, कर रही है, बड़ी बाहिम्मत कौम। सो व्हाट आई से, और एक मैं आपसे ये जरूर कहूँ कि अगर इतनी छोटी सी आबादी से ये मुल्क शुरू हुआ था और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ये पूरे मुल्क ने सारे लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, तो आने वाले वक्तों में मुझे तो बड़ी बेहतरी की होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कर्नल साहब। हमारे साथ कर्नल साहब, कर्नल असद महमूद साहब मौजूद थे। आपका बहुत वक्त का सर। कर्नल साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, और हमें भी ज़रूरत इसी चीज़ की है कि मुल्क के अंदर नेक नियति के साथ तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग तरक्की करें, और इसी स्किल को, इन्हीं चीज़ों को गेन करने की, कैप्चर करने की पाकिस्तान में ज़रूरत है। वी हैव वेरी ब्रिलियंट माइंड्स है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारी नीयतें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे नाज़रीन। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।